हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की सीटैट पेपर 2 मैथ साइंस की प्रिपरेशन यहाँ पे कराती हूँ। और आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे लेके आई हूँ। और एक एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और ये जो 30 क्वेश्चन होंगे इसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। और 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे पैडागोजी के करेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो 2 सेपरेट आप लोगों का सीरीज यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कंटेंट की सीरीज आप लोगों के साथ मैंने स्टार्ट की है, जिसके 8 to 10 सेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे लेती हूँ। अगर आप बिगनर हैं या फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए। जो स्टार्टिंग की आपको 2 से 3 प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें मैथ साइंस का सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली सीरीज है ये 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि आज की डेट से हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, जो कि एग्जाम तक आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी हो सके। तो चलिए आज हम डे 1 के साथ इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने साइंस की 500 प्रीवियस ईयर सीरीज को बहुत पसंद किया है, उसी तरीके से इस सीरीज को भी आप पसंद करेंगे, इतना मैं उम्मीद करूंगी। और सभी क्लासेस के लिंक जो है मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ, जिसका लिंक मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। अब चलिए डायरेक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। अब हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में बता रखा है, यानी कि एक घनाभ दे रखा है जिसका जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 194 दे रखा है। और ये बोल रखा है कि अगर इसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है, लेंथ अगर 8 मीटर है और इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है वो 6 मीटर है, तो आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इतना पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। तो सीधा सा मतलब है कि इसमें हमें हाइट चाहिए, पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगा। और हाइट निकालने के बाद आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम यानी कि आयतन जो है वो निकल के आ जाएगा। और ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ 3D शेप्स में यहाँ पे कवर किया था। आप लोगों के प्रीवियस ईयर सीरीज़ के साथ साथ यहाँ पर मैथ्स और साइंस की टॉपिक वाइज कंटेंट की सीरीज भी चल रही है, जो कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन में चीज़ें दी होती हैं हमें वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी, उसके बाद बी इंटू एच और एच इंटू एल, और इस तरीके से हम इसे 194 के बराबर कर देंगे। अब आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें दे रखी है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें 2 दे रखा है। अगर मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितनी है, 8 और 6 हम लोगों को दे रखा है। 8 और 6 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। और ये जो स्टार्टिंग का 2 लिखा हुआ है उसको मैं दूसरे साइड लेके डिवाइड कर लूँगी। और यहाँ पे हमें ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रेथ है यहाँ पे 6 और हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट को हमें h रहने दे रहे हैं। हाइट हमें नहीं पता और ब्रेथ कितना है, 8 है, तो हम इसे 8h यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो 194 हमें दे रखा था, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं, इस वाले 2 से, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे डिवाइड करके 97 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 97 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को प्लस कर लेना है, 8 और आप यहाँ पे 6 को आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14h। और साथ ही साथ यहाँ पे जो 97 है, 97 से ये 48 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर आप इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। अब आपको करना क्या है, अब आपको h निकालने के लिए 49 और 14 को यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करोगे तो 7/2 जो है यहाँ पे हाइट आ जाएगी। अब आपने हाइट निकाल दिया तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। L इंटू बी इंटू एच आप कीजिए। लेंथ कितना है, लेंथ अगर हम देखते हैं तो 8 है। ब्रेथ कितना है, यहाँ पे 6 दे रखा है। हाइट अभी आपने निकाली जो कि 7/2 है।
अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये 4 बार में ये कट जाएगा। तो आपको 4, 6 और 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जो कि 168 आंसर आ जाएगा। और 168 जो है आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से अगर आप 2D और 3D शेप्स के जब क्वेश्चन करते हैं और आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन हमें दे रखा है, और ट्रेपीजियम भी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जिसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे समलंब जो है, यानी कि जिसे आप ट्रेपीजियम के नाम से जानते हो, इसका क्षेत्रफल 105 हमें दे रखा है। और बोल रखा है कि अगर आप एक ट्रेपीजियम देखते हो तो ट्रेपीजियम इस तरीके का दिखाई पड़ता है, और जो पैरेलल साइड है उन दोनों के बीच की जो हाइट है वो कितने दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है। और यहाँ पे बोल रखा है इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर द अदर बाय 6 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपकी एक पैरेलल साइड जो है वो दूसरे पैरेलल साइड से 6 सेंटीमीटर 6 मीटर जो है वो लंबी है, तो आपको यहाँ पे बतानी है कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी। अगर मान के चलिए ये x है तो ये क्या होगा, x+6। यही बोल रखा है कि एक जो पैरेलल साइड है दूसरे पैरेलल साइड से 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको दे रखी है आपको वहीं से क्वेश्चन शुरू करना है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हाइट को लिखते हैं। हाइट है दो पैरेलल साइड के बीच की 7, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो दोनों पैरेलल साइड है उनको जोड़ देते हैं। तो x और यहाँ पे आपको x+6 को जोड़ना है। x+x क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 6 जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन में एरिया कितना दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है 105। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x का मान जो है वो निकालना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 जो है सबसे पहले यहाँ डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 7 को आप इसे ब्रैकेट ओपन कीजिए। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है, 2x है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 14x, और यहाँ पर अगर आप 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42। इसके बाद 105 और इस वाले 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे आ जाएगा 110। तो आपने, आई होप इतना आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब 14x को हम यहाँ पे रहने देंगे। 110 में से इस 42 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 168। अब आपको क्या करना है, 168 और इस 14 को आपको डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि ये पूरा कट जाएगा और 12 यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या निकालना था, जो लॉन्गर साइड है। अगर ये x है और ये है x+6, तो बड़ी साइड कौन सी होगी, जो x+6 है। तो x+6 यानी कि 12+6 आपको यहाँ पे करना होगा, और 12+6 अगर आप करते हैं तो 18 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को जो है यहाँ सिलेंडर का दे रखा है। आपको मैंने पहले भी कई सारे सेशन में ये चीज़ क्लियर की है, स्पेशली मैथ्स के सेशन में, कि आपके मैथ्स पेपर 2 में 2D और 3D शेप से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो सिलेंडर है यानी कि जो बेलन है, ये भी कहीं ना कहीं एक 2D 3D शेप्स के अंदर ही आ जाता है। अब हमें क्या बोल रखा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका बेस का रेडियस कितना है 3 मीटर, वो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 40, यहाँ पे 94.2। आपको इसके वॉल्यूम को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। तो जो 2D और 3D शेप्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। सेशंस देखिए, अदरवाइज एनसीईआरटी में से करिए, कहीं से भी करिए। आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखिए। 2πRh इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। इसको मैं ज़रा सही से लिख देती हूँ, 2πRh। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया, और 2πRh जो है यहाँ पे 94.2 के बराबर है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख लिया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3.14 लीजिए तो आपको वही लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 को 2 रहने दिया, पाई की जगह मैंने 3.14 लगा दिया। और जो बेस एरिया है सिलेंडर का, बेस एरिया मतलब अगर एक बेलन ही है तो इसका बेस एरिया, बेस रेडियस ही होगा। तो बेस रेडियस कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है। तो 3 मीटर है तो 3 मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और हाइट जो है इसका हमें नहीं पता, और हाइट ही निकालना है।
अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो देखिए आपको क्या करना है, हाइट को आप यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे 94.2 और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे चले जाएंगी। तो आपने इस तरीके से यहाँ पर इसे नीचे लिख दिया। और देखिए यहाँ पे डेसिमल में देने का कारण ये नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आप इस सभी को मल्टीप्लाई करके यहाँ डिवाइड करते हैं तो आपके पास हाइट आ जाएगी जो कि 5 मीटर हाइट है। अब आपके पास हाइट आ गई, अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इस क्वेश्चन में सारी मेहनत हमें हाइट निकालने की करनी थी, वो हमने कर दी। 3.14 को आप इस तरीके से लिखिए। इसके अलावा रेडियस कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, और हाइट कितना है यहाँ पे 5। तो आंसर देखिए सभी आपको डेसिमल में दे रखे हैं, डेसिमल में ही आपका आंसर आने वाला है। 141.3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करूँ। अब देखिए जब आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है एक्सप्लेनेशन में लग जाता है, जो कि आप लोगों को स्पीड के साथ ही आप इस चीज़ को फ्यूचर में ठीक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है इफ़ एक्स इज़ एडेड टू ईच ऑफ 14, 12, 34 एंड 30 द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर दे रखा है, जैसे 14 दे रखा है, 12 दे रखा है, 34 दे रखा है, 30 दे रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, इन सभी में क्या कर रहे हो, एक्स आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ये सभी नंबर किस फॉर्म में जा रहे हैं, ये सभी नंबर आपके यहाँ पर एक प्रपोर्शन में ये बन जा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में जो चीज़ें बोल रखी है इसका मतलब ये है कि 14 में अगर हम एक्स जोड़ दें तो ये प्रपोर्शन में चला जाएगा इस दूसरे नंबर के, और इसमें भी अगर हम एक्स जोड़ दें तो ये प्रपोर्शन में चला जाएगा तीसरे नंबर के। यानी कि इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे नंबर इस यहाँ पे प्रपोर्शन में आ जाएंगे। तो उस सीक्वेंस को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर आपको दे रखा है 34 प्लस एक्स, हम इस तरीके से लिख रहे हैं, और ये प्रपोर्शन में चला जाएगा 30 प्लस एक्स के। अगर ये प्रपोर्शन में है तो हम लोगों को इतना यहाँ पे क्लियर है कि ये वाला नंबर आपका इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, और ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो आपको क्या करना है, 14 प्लस एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 30 प्लस एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स के। ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 इंटू एक्स के। तो बेसिकली प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट ही यही है। प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ए बी प्रपोर्शन, ए बी जो रेशियो है ये प्रपोर्शन है यहाँ पे सी डी के रेशियो से, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर ये सी डी के रेशियो से प्रपोर्शन है तो ए डी का मल्टीपल यहाँ पे बी और सी के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपके सामने एक बड़ी सी इक्वेशन जो है ये तैयार हो गई है। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, इस 14 को लीजिए और सेकेंड पूरे ब्रैकेट के साथ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद 14 के साथ जो x है इसको लीजिए और 30 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। बेसिकली हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 12 को आप लेंगे और 34 प्लस एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर लगाएंगे x जो कि 12 के साथ था, वो 34 प्लस एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। और ब्रैकेट ओपन करते हुए आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी आएंगे, बट एक्स स्क्वायर वाला एक पॉजिटिव में आएगा एक नेगेटिव में आएगा, तो वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो इस तरीके से आएगी कि आपके पास जो नंबर होंगे वो एक तो आपके नंबर के फॉर्मेट में आएंगे इस तरीके से, और या तो इसके साथ जो दूसरे नंबर होंगे वो एक्स के फॉर्मेट में आएंगे। नंबर और एक्स के फॉर्मेट में आपके पास इस तरीके से एक इक्वेशन जो है ये पूरी की पूरी बन के आ जाएगी। आपको क्या करना है, नंबर्स को यहाँ पे सॉल्व करना है और एक्स को अलग से सॉल्व करना है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12, और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2x। तो देखिए इस इक्वेशन में से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे कैसे आएगी, 2 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा 6। अब आपके पास x आ गया तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है।
अब आपके पास x आ गया, तो इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे पुट करने को बोला गया था। x अभी मेरा कितना है, x अभी आया मेरा 6, तो मैं 12 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 72 और प्लस 9। 72 में 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 81। 81 जो है किसका स्क्वायर रूट है, तो आप आंसर देंगे 81 जो है 9 का स्क्वायर रूट है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का 9 जो है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए कई बारी मैथ्स पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट बेस भी हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन भी टैकल करने आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने है, जिसमें बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ पे बोल रखा है एक रेगुलर पॉलीगन, यानी कि एक यहाँ पे हम लोगों को समबाहुभुज ये दे रखा है जिसमें 10 साइड है, यानी कि 10 भुजा है, तो उसमें 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो कि कहीं ना कहीं सही है। बेसिकली अगर यहाँ पे इस तरीके का एक पॉलीगन होता है जो कि 5 साइड का होता है, तो इस तरीके से हम 5 अलग अलग तरीके से इसे कट कर सकते हैं। तो अगर 10 साइड है तो 10 तरीके से हम इसे कट कर सकते हैं, यहाँ पे सही है। अब अगली स्टेटमेंट में बोल रखा है अ सर्कल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक वृत्त में आपको यहाँ पे कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखती, ये गलत है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी। अगर आप सर्कल को कहीं से भी काटो तो वो 2 बराबर भागों में कटेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा सी स्टेटमेंट में बोल रखा है एन एंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक कोण में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 2 नहीं होती, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है अ रेगुलर हेक्सागन हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन की साइड कितनी होती है 6, तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ना कि 4, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसके 10 साइड होंगी, 10 भुजाएं होंगी, उसमें 10 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सही दे रखा है। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन हम लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ पे दे दिया, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स का आप क्या मान रखेंगे जो कि इस इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोल रखा है कि एक्स का मान आप इसमें से निकालिए। उसके बाद x का ये मान जो आप निकाल रहे हैं वो इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये निकालना है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ब्रैकेट ओपन करते चलिए तो काम आसान हो जाएगा। x को 10 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10x आ जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 60 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8x और यहाँ पे आ जाएगा -24। माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 25x और यहाँ पे आ जाएगा -20। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप अगर आप सारे x वाले टर्म को एक साथ कर लें और बिना x वालों को एक साथ कर लें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। x वालों को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -7x पूरा सिंप्लीफाई करके, और बिना x वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे +56, ये इक्वल टू 0 होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहें तो ये जो -7x है दूसरी साइड ले जाके सब पॉजिटिव बना सकते हैं, और ये जो 56 है उसे यहीं पे रहने दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालती हूँ तो x इन दोनों को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अगला टास्क आपका क्या है, अगला टास्क ये है कि यहाँ पर आपको हर इक्वेशन में x की वैल्यू 8 लिख रख के देखनी है। LHS और RHS साइड में आपको बताना है कि कौन सा जो एक इक्वेशन है जिसमें LHS और RHS यहाँ पे इक्वल बैठेगा। इसके लिए मैं एक साइड आप लोगों के लिए सॉल्व करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है 3x, तो 3 इंटू 8, 3 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा -15। और यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे 2x दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 2 8 होता है 16 + 1 17। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ पे आ रहा है 17 जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। 6 क्वेश्चन एक तरीके से, इसके आगे का आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है।
इसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूँ, नॉर्मल इक्वेशन बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन और कहीं न कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस ईज़िली कर पाएँगे। यहाँ पे बोल रखा है व्हाट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक इक्वेशन दे रखा है टू ऑब्टेन दिस। अब व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, यानी कि इसमें से आप क्या सब्सट्रैक्ट करें, यानी कि इसमें से आप क्या घटाएं कि आपको ये प्राप्त हो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये सबसे पहले हम आगे लिख देते हैं 5y माइनस 13x माइनस 8a। आपको ये दे रखा है, कह रहे हैं इसमें से क्या घटाएं। इसमें से क्या घटाना है, तो यहाँ पे आप कोई एक ऐसा अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे पी यूज़ कर रही हूँ। कहने का मतलब है कि इसमें से हम पी घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11x माइनस 16y प्लस 7a। ये हमने लिख दिया। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पी की जो भी वैल्यू आएगी वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब मेरे सामने यहाँ पे एक इक्वेशन जो है वो रेडी है और मुझे क्या करना है, मुझे पी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, पी को एक साइड शिफ्ट कर देती हूँ, बाकी सारी चीज़ों को एक साइड ले आऊँगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 5y माइनस 13x, इसके बाद माइनस 8a, और दूसरी साइड से जो चीज़ें आएंगी वो हम इस साइड नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे 11x है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11x, इसके बाद यहाँ पे ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस 16y, इसके बाद -7a, और p को हमने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको p ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और मैथ्स में एक बेसिक रूल है कि आपको सेम अल्फ़ाबेट यानी कि लाइक टर्म्स वाले को साथ में सॉल्व करना होता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5y को 16y के साथ हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21y आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया, और 21y आपको दो ऑप्शन में दे रखा है, ये चीज़ भी आपको साथ साथ में देखनी है। इसके बाद x वालों को साथ में सॉल्व करना है, यानी कि -13x और -11 x को हम यहाँ पे साथ में सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को भी हमें ऐड करना होगा, दोनों में माइनस माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24x, और क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन हम लगाएंगे, जिससे हमें अपना फाइनल आंसर यहाँ पे वैसे भी मिल गया है। इसके बाद हम ए वाली चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 8 और 7 को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 15a, और माइनस का साइन लगाते हुए इस इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें बी ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए कुछ पैडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। चाहे आप मैथ्स पैडागॉजी करें, चाहे आप साइंस पैडागॉजी करें, आपको 10 क्वेश्चन जो है वो पैडागॉजी बेस्ड मिलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले जो विद्यालय होंगे उनके लिए कौन सा कथन आपको सही दे रखा है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है। अब यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में है, दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशनल एंड नॉलेज, यानी कि उनके पास मौखिक गणितज्ञ परंपराएं और ज्ञान जो है वो हो सकता है, कहीं ना कहीं सही है। हम ये नहीं बोल सकते कि उनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्हें गणित का कोई भी ज्ञान नहीं होगा। देखिए मैथ्स हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह यूज़ होती है, तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि उनको चीज़ें नहीं आएंगी। इसके अलावा अगले में है कि दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल इन मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल कैलकुलेशन जो है बहुत स्पीड अप में कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आए तभी वो चीज़ सीखें, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे बोल रखा है दे नीड नो लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स, यानी कि उनके लाइफ में इस चीज़ का कोई भी उपयोग नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नकारात्मक है। आपको वो चीज़ें ढूँढनी है जो कि सकारात्मक हो, जो कि पॉजिटिव हो, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ पेडागॉजी का कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप ऑप्शंस को अगर अच्छे से डील कर पाएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमें एग्जाम्स के बारे में यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है, और इसके लिए मैं एक अलग सा सेशन आप लोगों के लिए ले लूँगी।
यहाँ पे बी स्टेटमेंट में बोल रखा है एग्जिम्स आर स्पेशल थ्योरम, ये थ्योरम नहीं होती है, तो ये गलत है। डेफिनेशन भी नहीं होती, और ये एक तरीके से प्रूफ है थ्योरम का, ये भी नहीं है। ये एक तरीके से अजम्पशन है, ये एक तरीके से जो हम एक एज्यूम करते हैं, चीज़ों को मानते हैं, इस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एग्जिम के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट सही दे रखा है, जो कि है ओनली ए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट एरर इन मैथमेटिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों की समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता। तो अगर आप ऑप्शंस के साथ खेलना समझेंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अब देखिए, जो बच्चे यहाँ पे मैथमेटिक्स में एरर करते हैं उनमें से यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं एरर यानी कि बच्चों की अशुद्धियों की बात करूँ तो ये एक तरीके से अधिगम का ही हिस्सा है, जो बच्चा सीखेगा वही बच्चा गलती करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्रोत माना जाएगा। आप यहाँ पे ये पता कर पाओगे कि बच्चा कितना सीख रहा है, तो जानकारी मिल रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको नॉट वाले ऑप्शन को ढूंढना है। इसके अलावा दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लास, यानी कि एक अध्यापक को यहाँ पे कक्षा में को आयोजित करने के लिए उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा, ये भी सही है। आपको पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट कहाँ पे एरर कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से चीज़ें करोगे। इसे अनदेखा नहीं करना, बच्चों की गलतियों को हमें अनदेखा नहीं करना, ये तो आप क्वेश्चन पढ़ के भी इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू, यानी कि निम्नलिखित कथन में जो गणित के संदर्भ में कौन सा चीज, कौन से कथन यहाँ पे हमें सही दे रखे हैं, कौन कौन से कथन सही दे रखे हैं वो हमें पहचानना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है मैथमेटिक्स क्या है, एक टूल है, गणित क्या है, उपकरण है, कहीं ना कहीं सही है। मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, यानी कि गणित एक प्रकार की कला है, और इस कला के साथ आपको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट भी जगाना है, तो ये सही है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, गणित की भी अपनी एक भाषा है, और गणित भी एक भाषा के रूप में हमें लेना चाहिए। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के सामने यहाँ पे 12 दे रखा है। यहाँ पे बोल रखा है टू प्रूव दैट रूट टू इज़ अ इर्राशनल नंबर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमें अगर ये सिद्ध करना है कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अ टीचर बिगेन बाय एज्यूमिंग दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। हम लोगों को भी क्लास में इस तरीके से पढ़ाया जाता था हमारे शिक्षकों द्वारा कि ये एक परिमेय संख्या है, हम ये मानते थे, और आखिर में इसे एक अपरिमेय संख्या यानी कि एक इरैशनल नंबर की तरह हम इसे प्रूव करते थे। और यहाँ पे बोल रखा है हाउ दिस अजम्पशन इज़ नॉट फिजिबल, यानी कि ये जो अजम्पशन है ये आगे जाके फिजिबल नहीं होगा, सही नहीं होगा। हम इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। तो ये किस तरीके के चीज़ों का हमें यहाँ पे उदाहरण देता है, ये हमसे पूछ रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निगमन तरीके से नहीं पढ़ा रहे, डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर रहे, यानी कि पहले हम रूल नहीं बता रहे। हम पहले मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रतिवाद कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रूट टू एक रैशनल नंबर है, और हम अपनी बात को ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम गलत सिद्ध कर रहे हैं, और गलत सिद्ध करके हम पता कर रहे हैं कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहे, क्योंकि गलत है वो तो। क्यों? क्योंकि रूट टू एक रैशनल नंबर थोड़ी है। इसमें आप पहले कुछ एग्जाम्पल और नियम की तरफ नहीं जा रहे हो, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हम अपनी बात को ही यहाँ पे प्रतिवाद कर रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम डिस्कस करें, इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट अ कंसिडरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गणितज्ञ अधिगम के वंचित यहाँ पे मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पे हम लोगों को असेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में भी आप इजीली यहाँ पे टैग वर्ड की हेल्प से कर सकते हो।
आपको कोई चीज़ इग्नोर नहीं करना, इनकरेक्ट आंसर इग्नोर नहीं करना, तो ये गलत है। मैंने आप लोगों के साथ टैग वर्ड जब डिस्कस किया था साइंस की पेडागोजी का, मैंने कहा था ऐसा ऑप्शन जिसमें ओनली मिले, तो वो भी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आपको सिर्फ करेक्ट आंसर की तरफ फोकस नहीं करना, तो ये भी गलत है। आप पहले ऑप्शन को पढ़ के देखिएगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं इस तरीके से बीच बीच में आपको टैग वर्ड से इसलिए सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी इस तरीके से हेल्प मिले। आप जब एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चंस भी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणितज्ञ अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पे बताना है। और जैसे कि मैंने कहा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके टैग वर्ड से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और टैग वर्ड से आपको हेल्प लेनी चाहिए। यहाँ पे हमें बोल रखा है गर्ल नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे गर्ल्स को एक्स्ट्रा अटेंशन देने की तो बात करनी नहीं चाहिए, यानी कि अधिक ध्यान उन पर दो, कम ध्यान उन पर दो, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैथमेटिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मीन टू सिलेक्ट फ्यू, यानी कि गणित एक विशेष विषय है जिसमें हमें कुछ लोगों को ही शामिल करना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे पृथकीकरण की बात आ गई, सेग्रीगेशन की बात आ गई, ये भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो इनफॉर्मल एल्गोरिदम होता है आर इन्फीरियर टू फॉर्मल एल्गोरिदम अब फॉर्मल मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को डिफरेंस वाली बात आ गई, अंतर वाली बात आ गई, तो ये भी गलत है। यहाँ पर ये सही है कि हर कोई गणित सीख सकता है और हर किसी को सफलता मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाज हाईलाइटेड बाय, यानी कि यहाँ पे आपको अनुपात और जो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के लिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रीजनिंग है इसके कॉन्सेप्ट को किनके द्वारा यहाँ पे लाया गया था, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट रेशियो को समझाने के लिए जीन पियाजे ने अपनी जो स्टेजेस हैं उनके अंदर यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे, यहाँ जो बी ऑप्शन दे रखा है ये यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करें, यहाँ पे हमें बोल रखा है अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम विच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन एलजेब्रा। अब यहाँ पे बोल रखा है बीज गणित में जो यहाँ पे शाब्दिक समस्याएं होती हैं उनको बच्चा यहाँ पे हल नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपको क्या उपचारात्मक यहाँ पे तरीके अपनाने, कौन से ऐसी योजना करनी है जिससे बच्चा इन चीज़ों को यहाँ पे सीख पाए। यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन पढ़ के ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आप चीज़ें रट के नहीं, आप चीज़ें समझ के आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। पहला ऑप्शन है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन टू वर्ड प्रॉब्लम इन अनदर लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज में बच्चा नहीं सीख पा रहा तो ज़रूरी थोड़ी है कि दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे सीख पाए, और बहुत सारी प्रैक्टिस करा के कहीं ना कहीं बच्चा और ज़्यादा दबाव में ना आ जाए, तो ये ऑप्शन हम चूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज। अब देखिए हम हर किसी वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और एक लेवल तक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो ये वाला ऑप्शन भी उतना सही नहीं होगा। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग ऑल्टरनेटिव मेथड, यानी कि यहाँ पे आप किसी और मेथड से इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आप यहाँ पे बता सकते हो, कहीं ना कहीं ये सही है। अगला ऑप्शन है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन ट्रांसपोजिशन इन नंबर। अब बहुत सारी प्रैक्टिस दे के वहाँ पे बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, आप मैथ्स में कोई और ऑल्टरनेटिव मेथड से आप उसे समझा सकते हो जिससे बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सीखे, ना कि लैंग्वेज की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आ रही। बच्चे को मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि बच्चा उस तरीके को नहीं सीख पा रहा है। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है जो आपके कॉन्टेम्प्ररी अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक पैडागोजी की, अगर वो इनकरेज करना चाहती है टीचर तो इनमें से क्या नहीं करना चाहिए, इनमें से क्या छोड़कर नहीं करना चाहिए। तो देखिए जिस ऑप्शन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो तो करना ही चाहिए,
तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं वाला ऑप्शन आपको ढूंढना है। इसके अलावा बच्चे को एनकरेज भी करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए मैं टैग वर्ड को यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा डेवलप द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग, यानी कि यहाँ पे आप व्यवस्थित तरीके से तर्क देना बच्चे को सिखा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि पहले ऑप्शन में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले आप सीधा प्रॉब्लम दे दोगे, तो इससे बच्चा चीज़ें नहीं सीख पाएगा सही से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये पूछ रखा था इनमें से क्या छोड़कर टीचर को बाकी चीज़ें करनी चाहिए। तो यहाँ ए जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हमारे सामने कुछ न्यूमेरिकल फिर से आ गए जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे बोडमास रूल यूज़ करना है। और बोडमास रूल क्या बोलता है कि पहले क्लोज ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। अगर हम क्लोज ब्रैकेट को सॉल्व करने लगे तो इस पार्ट को हमें सबसे पहले डिवाइड करना होगा, और अगर मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपके ओपन ब्रैकेट है आप इसे इस तरीके से यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि आपको माइनस और प्लस बाद में करना होता है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आपका फिर से ये क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट को मुझे यहाँ पे अंदर सॉल्व करना होगा। और क्लोज ब्रैकेट में भी यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 आएगा 21, और दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हट जाएगा। 21 -8 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे +4 है, तो आप इसे +4 इस तरीके से लिखिए। और यहाँ पर आप देखेंगे फिर से क्लोज ब्रैकेट आ गया और बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर करनी है, यहाँ पर आप चाहें तो इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ इस क्लोज ब्रैकेट को भी खोलना है। तो दोनों चीज़ें हम साथ साथ में कर सकते हैं। 3 2 होता है यहाँ पे 6, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। इसके अलावा यहाँ पे -3 यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही साथ 21 और 8 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके अलावा इनको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -32 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 39 आ जाएगा। इसके बाद -32 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13 जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है। इसके अलावा हम लोगों को एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, और पूछ रखा है कि आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मैं 44/25 को डिवाइड करूँ तो ये 0.89 के आसपास आएगा। इसके बाद 33/38 को डिवाइड करूँ तो 0.86 आएगा। आपको पॉइंट वाले नंबर्स को बहुत ध्यान से यहाँ पे सॉल्व करना है। 22/25 हमें दे रखा है, यानी कि 22/25 हमें दे रखा है, जो कि 0.88 यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें दे रखा है 24/29, जो कि आएगा 0.82। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अगला नंबर क्या आ जाएगा, 0.86 आ जाएगा। उसके बाद आएगा 0.88, लास्ट में आएगा 0.89, यानी कि जो सबसे पहला नंबर था सबसे पहले आना चाहिए, जो कि आपको बी और सी ऑप्शन में दिख रहा है। और अगर आप सारे ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को एक, वैसे तो कह लीजिए कि स्टेटमेंट बेस है, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को ये एक मैथ्स का ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंटीजर। इंटीजर के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा, ये हमसे पूछ रखा है। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं दे रखा है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव वर्ड का क्या मतलब है, एसोसिएटिव शब्द का क्या मतलब है। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो कहीं पर भी आपको कम्यूटेटिव शब्द मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि a + b जो होगा वो b + a के बराबर है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि 3 + 2 जो है
अगर हम इसे आगे पीछे भी कर दें तो ये कितना आंसर आएगा, दोनों का 5 आएगा। और यही प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लाई में भी यूज़ होती है कि आप 3 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 3 करो, यहाँ पर ये दोनों सेम आएगा। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक-एक स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसके साथ-साथ यहाँ एसोसिएटिव शब्द का क्या मतलब है? एसोसिएटिव शब्द का ये मतलब होता है कि 2 नंबर को अगर आप जोड़ते हैं, उसके साथ तीसरा नंबर लेते हैं, तो चाहे आप इन नंबर्स को आगे पीछे भी करें तो इनका आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 + 2 अगर आप कर रहे हो और +1 अगर आप अलग से कर रहे हो, इसके बाद 3 + 1 करके 2 को अगर आप अलग से भी जोड़ रहे हो तो आंसर कितना आएगा? आंसर दोनों केस में 6 आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर्स को यूज़ करते हैं, एसोसिएटिव में हम 3 नंबर को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एक-एक स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप किसी भी नंबर के साथ कोई एक ऐसा नंबर जोड़ें, जिससे वापस वही नंबर आ जाए, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो अगर आपको यहाँ पे ए में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ए वापस आ जाए, तो आप कहेंगे 1, तो 1 तो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये यहाँ पे सही दे रखा है। तो ये क्योंकि आपको नॉट ट्रू वाला ऑप्शन देखना है तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है डिवीजन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मैंने क्या बताया कि अगर आप यहाँ पे क्या करें, 4 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। पर अगर मैं इसको यहाँ पे उल्टा कर दूँ कि 2 डिवाइडेड बाई 4 करूँ तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1/2। तो यहाँ आप कह सकते हो कि ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है और आपको गलत स्टेटमेंट ये चुनना है। इसके अलावा सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद 2 - 4 करेंगे तो -2। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर तो नहीं आए और यहाँ पे यही लिखा है कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। और डिवीजन एसोसिएटिव होता है, मीन्स 3 इंटू 2 करोगे और उसके बाद 1 को अगर अलग से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर होगा, 3 इंटू 1 इंटू 2 के। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि डिवाइड में अगर आप 2 नंबर को डिवाइड करते हो फिर उनको उल्टा करके डिवाइड करते हो तो आंसर सेम नहीं आएगा, और अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है ये मैंने आप लोगों के साथ एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड की यहाँ पे वैल्यू जो है वो पावर में दे रखी है। अब आपको इनका एचसीएफ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ निकालते हुए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि एचसीएफ में आपको इनका जो बेस है उनकी जो लीस्ट पावर होती है वो लेना है। तो 2 की पावर 3 यहाँ दे रखा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो कौन सा हम वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2 की पावर 2 को। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर हम क्या लेंगे, 3 की पावर भी हम 2 लेंगे, 5 की पावर भी हम 2 लेंगे और 7 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि 7 की पावर 3 जो है वो सबसे छोटा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए एक चीज़ गौर करिएगा कि 7 की पावर 3 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि सभी ऑप्शन में आपको 7 की पावर यहाँ पे दे रखा है। तो 7 की पावर 3 आपको बी और डी ऑप्शन में, तो यहाँ ए और सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा एक चीज़ और गौर करिए, इन नंबर्स को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, और मल्टीप्लाई करना मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे ओपन करूँगी। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 25। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर दिया, और अगर मैं इन सब को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 900। पर आंसर आपको किस तरीके से चाहिए, आपको 300 की फॉर्म में, 30 की फॉर्म में चाहिए। तो ये जो 900 है वो किसका स्क्वायर है, वो 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको डी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक नंबर हमें दे रखा है, और इस नंबर को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और ये सभी जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स के सेशन वाले कंटेंट में आपके साथ डिस्कस किया था, ये प्रीवियस ईयर के। अब यहाँ पर हम लोगों को एक नंबर दे रखा है, इस नंबर को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास अलग अलग नंबर आ जाएंगे।
आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट करके इसे प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, जो कि आप यूजुअली किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास जो नंबर आ जाएगा वो इस तरीके से नंबर आएगा। फिर आप फर्दर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपके पास इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 जो है यहाँ पे कितने टाइम्स आ जाएगा, 2 जो है यहाँ पे 4 टाइम्स आ जाएगा, जो कि आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद 3 का अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 के 3 फैक्टर बनेंगे और 11 के 2 बनेंगे। अगर आप फाइनली इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते चले जाएं तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ और 11 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब आपको करना है यहाँ कंपेयर करते हुए आपको यहाँ पे दे रखा है y की पावर 2, इसके बाद यहाँ q की पावर 3, सॉरी p की पावर 2, q की पावर 3 और r की पावर 4। तो कंपेयर अगर मैं करती हूँ तो p की पावर 2 यानी कि p की पावर 2 किसके सिमिलर है, यहाँ 11 की। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 11 आ जाएगी। q की पावर 3, तो पावर 3 किसकी है, 3 की, तो q की वैल्यू आ जाएगी 3 और r की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपको इस क्वेश्चन में मेन टास्क यही था पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। आपके पास आ गया तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू निकालनी है 2 इंटू पी। पी कितना है यहाँ पे 11 है, माइनस क्यू मतलब -3 और माइनस नहीं सॉरी +3 और यहाँ माइनस आर कितना है, आर है यहाँ पे 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 22 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ आएगा 25 -2, जो कि आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 23 यानी कि 23। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको बी ऑप्शन मिल रहा है। इसके बाद हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आपको एक नंबर दे रखा है और ये नंबर बोल रखा है कि 72 से डिविजिबल है। अब देखिए 72 एक बड़ा नंबर है और इससे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने होंगे। 72 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो देखिए 72 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके आता है। तो अगर आपको 8 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट आपने इस तरीके से उठाए और 8 से यहाँ डिवाइड करना जो है वो शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करती हूँ, अब हमें इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड करना है और 8 7 होता है यहाँ पे 56, तो मैंने 56 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखिए y की जगह मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 की टेबल से डिविजिबल हो जाए, आपका मेन टास्क ये है। तो y की जगह मैं यहाँ पे रखूंगी 4, तो ये बन जाएगा 24 और 24 जो है 8 की टेबल में डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 4। इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के लिए हम 9 की डिविजिबिलिटी को यूज़ करेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो आपका 9 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। तो सभी नंबर को आप यहाँ पे सम कर देंगे और इस बारी y की जगह मैं क्या लगाऊंगी, y की जगह मैं लगा सकती हूँ यहाँ पे 4। तो जब आप सम ऑफ डिजिट करते हैं तो 9 की टेबल से कौन कौन से नंबर कट जाएंगे वो देखिए। तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 9 और 8 और यहाँ पे 1 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 9। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 + 3, 4 5 6 7, 7 यहाँ पे बचा। अब 7 + x आपके पास यहाँ पे बच गया है। तो आप मुझे बताइए कि x की जगह मैं क्या रखूँ कि ये पूरा 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे x की जगह आप 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो 7 + 2 हो जाएगा 9, जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास ये इक्वेशन है। अब आपको इसमें इक्वेशन में x की जगह लगा देना है 2 और y की जगह लगा देना है यहाँ पे 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोगों से ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। इनमें से एक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी और बाकी आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा या नहीं होगा, मतलब इसमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यहाँ पे लगानी है।
तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर जो है वो 17 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 8 हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 225। तो कम से कम अगर आप 20 तक के स्क्वायर जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। अगर मैं पहला पेयर देखूं तो पहला पेयर जो है ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आपको ये देखना है कि कौन सा पेयर नहीं है, तो आपको नेक्स्ट पेयर्स जो है वो सॉल्व करके देखने हैं और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर हम लोगों से ये पूछ रखा है कि यहाँ पे बताना है द मेजर ऑफ द एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री इज़ 4 टाइम्स द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट जो है, एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का। तो यहाँ पे अगर मैं एक एंगल को x मान लूँ तो इस x का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि दो एंगल का जो सम होता है अगर वो 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट होगा यहाँ पे 180 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि जो कॉम्प्लीमेंट जो सप्लीमेंट है, जो यहाँ पे समपूरक है वो पूरक के 4 गुना है। तो समपूरक कितना है यहाँ पे 180 माइनस एक्स जो है वो यहाँ पे क्या है, वो 4 गुना है यहाँ पे 90 माइनस एक्स के। तो बन गई आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में से आप एक्स का मान यहाँ पे निकाल लीजिए। एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना होगा। यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ 360 माइनस 4x। तो x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपको बी ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है, एक आपको यहाँ पे त्रिभुज जो है वो दे रखा है, जिसके एंगल जो है आपको डिग्री में दे रखा है। यानी कि एंगल जो है वो कितना दे रखा है x, और इसके अलावा 3x प्लस 20 और 6x आपको दे रखा है। तो ये ट्राइंगल जो है, ये त्रिभुज जो है, ये किस तरीके का होगा ये आपसे पूछ रखा है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूँ तो ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है, तीनों साइड का सम होता है आपका 180। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो x प्लस 3x प्लस 20, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका यहाँ पे 180 के बराबर होगा। इसमें से सबसे पहले आप x का मान जो है वो निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे, सब जगह पे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक किस तरीके का ट्राइंगल है। सारे x वाले नंबर्स को आपने जब जोड़ा तो 10x आया, और बिना x वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। ये किसके बराबर है, ये आपका 180 के बराबर है। इसके बाद यहाँ पे 10x जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 160 के। क्यों, क्योंकि मैंने 20 को भी साथ में मैं ली गई, माइनस कर दिया। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 16। अब x यहाँ पे 16 आया तो आपको x जो है हर जगह पुट करना है। तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एंगल क्या है, 3 इंटू 16 प्लस 20 है। इसके बाद तीसरा जो एंगल है वो है 6 इंटू 16। 6 इंटू 16 अगर आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 96। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपको इसको बीच को इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 16 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। 48 इंटू 20 आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो नंबर है ये तो आपका 90 से छोटा आएगा, पर 96 जो है, यानी कि जो आपने 6 इंटू 16 किया था, 96 जो है ये आपका एक 90 डिग्री से बड़ा नंबर आ गया। तो ये एक अधिक कोण माना जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल माना जाएगा। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोगों को एक और ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, और इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल में हमें यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। दो ट्राइंगल है ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ। तो हम इस तरीके से ए बी सी और डी ई एफ हम यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे बोल रखा है कि एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है।
इसके अलावा AC जो है यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि ये DF के बराबर है, तो मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। और BC जो है यहाँ पे EF के बराबर है, तो ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और कॉन्ग्रुएंसी में भी SAS कॉन्ग्रुएंसी ये रख रहा है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए दो साइड के बीच में एंगल आपको दे रखा है। अब हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है कि अगर ये वाली साइड आपकी 2x-1 है और ये वाली साइड आपकी 5x-4 है, तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू होगी। अगर ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो ये वाली साइड भी इस वाली साइड के बराबर होगी, यानी कि 2x-1 जो है वो 5x-4 के बराबर होगा। तो बस आप x का मान जो है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा -3x और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू जो है इनको डिवाइड करके 1 आ जाएगी, जो कि हम लोगों को डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इज पैरामीटर इज p। यानी कि ट्राइंगल का एक साइड आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, एक साइड 10 दे रखा है। इसका परिमाप जो है, इसका पैरामीटर आपको कितना दे रखा है, p दे रखा है। तो यहाँ पे बोल रखा है वेयर p इज़ एन इंटीजर। p क्या है, एक यहाँ पे आपको एक इंटीजर दे रखा है, एक पूर्णांक संख्या दे रखी है। तो यहाँ पे बताना है कि जो p की लीस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर जो होता है वो तीनों साइड का सम के बराबर होता है। तो 5 + 15 प्लस तीसरी साइड हमें नहीं पता तो हमने x ले लिया। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ ये एक्चुअली ये 15 ही है, 10 है। तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 प्लस x। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो p - 15 हो जाएगी। मतलब जितना भी पैरामीटर है उसमें से 15 माइनस करके। अब यहाँ पे अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि परिमाप जो है, पैरामीटर तो तीनों को ऐड करके आया है, तो परिमाप की वैल्यू तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब इक्वेशन तो हमने रेडी कर दी और यहाँ पे ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ट्राइंगल की तीनों साइड अगर हमें दे रखी है तो तीनों साइड इस तरीके से होनी चाहिए कि ट्राइंगल के दोनों साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोगों को पैरामीटर की हम कौन सी वैल्यू पुट करें, परिमाप की कौन सी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू यहाँ पे रखें कि जो थर्ड साइड है वो आपका जो भी आंसर आए वो आपके दोनों साइड के सम से छोटा है। क्यों, क्योंकि मैथ्स में यही आपका ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है कि a + b जो होगा वो आपका यहाँ पे इन दोनों का सम c से बड़ा होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू जो है, न्यूनतम मान जो है 19 रख दूंगी तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। इस इक्वेशन में आप पुट करके देखिएगा तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम 22 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर हम 27 रखते हैं अधिकतम मान तो भी ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये भी नहीं होगा। 20 अगर हम रखेंगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे होगा कि अगर आप p का जो न्यूनतम मान है 21 और अधिकतम मान 29 रखेंगे तब जाके ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे हम लोगों को एक मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें हम लोगों को एक डेटा जो है यहाँ पे दे रखा है और इस डेटा का सबसे पहले आपको मीडियन जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले इसे आप आरोही क्रम में लगाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा कि n क्या है। तो यहाँ पे आप जो है मीडियन निकालने के लिए n + 1/2 का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। n होगा नंबर ऑफ यहाँ पे जितने भी डेटा है उन सभी का नंबर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपका मीडियन जो है वो निकल आएगा। तो आपका x का मान यहाँ पे निकलेगा। इसके बाद आगे बोल रखा है कि अगर इन पूरी डेटा में हम 8 को 18 से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। 8 को 18 से रिप्लेस कर देंगे तो सबसे छोटा नंबर 8 नहीं रह जाएगा, सबसे छोटा नंबर अब बन जाएगा 9। तो सेकंड केस में आपको फिर मीडियन निकालना होगा जिसका आंसर क्या होगा, y होगा। तो एक बार आप जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है उससे आप मीडियन यानी कि जो माध्यक होता है वो निकालिए। उसके बाद 8 की जगह 18 करके फिर से माध्यक यहाँ पे निकालिए जो कि y होगा।
और उसके बाद x और y का आपको क्या करना है, सम करना है, योग करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को सॉल्व करके बताना है कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो है यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन को चलिए हम साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है ए बैग कंटेन 5 वाइट 2 ब्लू एंड 5 रेड बॉल। अब यहाँ पे बोल रखा है कि एक थैले में 3 सफ़ेद 2 नीला और 5 लाल गेंद है, और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप एक गेंद को रैंडम तरीके से यानी कि रैंडम तरीके से इस बैग से निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको ये बताने है कि रेड बॉल ना आने की क्या होगी। तो सबसे पहले कितनी गेंद है, इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो 10 गेंद है। तो लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये आप निकाल लीजिए, फिर ना आने की उसमें से 1 में से माइनस कर लीजिएगा। तो टोटल आपकी गेंद है 10 और लाल गेंद आने की जो संभावना है वो है 5। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो ये तो है लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी। लाल गेंद ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेड के लिए आपको क्या करना होगा, 1 में से माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है उनका सम आपका 1 होता है। तो अगर आप 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा आंसर आ जाएगा जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।